Hello everyone. Romantic imagination and national feeling from your chapter Nationalism in Europe. Till now, we have studied how revolutionary activities were spreading rapidly between 1830 to 48 for territorial expansion. France, Belgium, Greece, we have already discussed in the previous video that the feeling of the nationalism it was increasing and were expanding their territories by war. अब प्रश्न ये उठता है कि जो राष्ट्रवाद की भावना है, राष्ट्र प्रेम की भावना है, क्या वो वॉर के थ्रू होती है? क्या युद्ध ही एक जरिया है? नहीं, नेशनलिज्म कैन बी स्प्रेड बाय द कल्चर ऑल्सो. ठीक है, कल्चर के थ्रू, बिकॉज कल्चर इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन. अभी कल्चर क्या है? ठीक है, आर्ट है, पोइट्री है, स्टोरी, म्यूजिक, डांस, फोक डांस. ओके, and this culture it helps in expressing and shaping the nationalist feeling. The romantic imagination, the romanticism played a huge role in the development of the nationalist sentiments. Now what is romanticism? ये क्या है? ये कल्चरल मूवमेंट है. It is a cultural movement focused on the emotion, which creates a sense of the collective heritage and cultural past. As a part of the nation building, okay, through the folk dance, folk music, folk songs, okay, romanticism, it is an ideology. It concentrates more on the culture, okay, culture, tradition, art, and literature. Okay, it emphasizes more on the emotion, भावनाओं से ज़्यादा जुड़ी हुई. ठीक है, रोमांटिक आर्टिस्ट जो है, ठीक है, वो कौन है जो रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है? ठीक है, इमोशंस, कल्चर को. पीपल हु बिलीव एंड फॉलोड द रोमांटिसिज्म वर कॉल्ड रोमांटिक आर्टिस्ट. अब ये रोमांटिक आर्टिस्ट एंड द पोइट्स जो थे, ये क्रिटिसाइज किस बात को करते थे? जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, वॉर टैक्टिस. मतलब उस टाइम में ये जो वॉर वाला जो टाइम जो चल रहा था ना, तो उस चीज़ को बेसिकली ये क्रिटिसाइज करते कि साइंस और टेक्नोलॉजी अगर बढ़ रही है, रीजनिंग क्वेश्चनिंग्स अगर बढ़ रही है, तो उसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि वॉर हो रहे हैं, नए नए वॉर के वेपन्स जो है वो निकल करके आ रहे हैं. तो रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे, पोइट्स जो थे, वो क्रिटिसाइज करते थे किस चीज़ को? साइंस टेक्नोलॉजी को. ठीक है, लेकिन वो देश के डेवलपमेंट के लिए वो भी काफ़ी ज़रूरी है. बट ड्यूरिंग द सेम टाइम द लॉट ऑफ डिस्कवरीज, न्यू इन्वेंशंस दे वर टेकिंग प्लेस एंड इट वॉज अ टाइम ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑल्सो. पीपल दे वर डेवलपिंग अ साइंटिफिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, वॉर वेपन्स बन रहे थे, और जिसको रोमांटिक आर्टिस्ट, पोइट्स जो है वो क्रिटिसाइज किया करते थे. ठीक है, romanticism was focusing more on the emotion, intuition, mystical feeling, focused on the development of the nation, national language, folklore, spiritual values of the लोकल कस्टम्स, ट्रेडिशन, इन सब पे वो कहते हैं इस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए. ठीक है, इंस्टेड ऑफ द वॉर एंड एक्सपेंडिंग द टेरिटरीज एंड ऑल. खून खराबे से बेहतर है कि देश भावना जो है वो जागृत हो सकती है. कैसे? आपकी भाषा से, आपके कल्चर से. दे मेड एन एफर्ट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कल्चर हेरिटेज एंड common culture past as a basic nation. Okay, the nationalist feeling was made stronger through the cultural movement. Now we will take up the example of Germany. ओके, एंड पोलैंड ऑल्सो. अभी हम जर्मन के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से कल्चर को बेस बनाया गया. कल्चर को बेस बनाया गया नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए. देयर वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर इन जर्मनी, जोहान गाट्स Fried Herter. He claimed that true German culture was to be discovered among the common people. और कॉमन पीपल को जर्मन भाषा में दासवॉल कहते हैं. ठीक है, it was through the folk songs, folk poetries, folk dance, and that true spirit of the nation was popularized. Okay, true spirit of the nationalism.
ये कहाँ से पड़ेगी? अ, जो कि ग्रेट फिलोसोफर थे जर्मन के, इनका ये कहना था कि आपके जो आस-पास जो फ़ोक मतलब लोकगीत, लोक संगीत, ये सब चीज़ें हैं जिसके उसको उन्होंने पॉपुलराइज़ करा और इनका ये भी एक ज़रिया है। ये कल्चरल मूवमेंट था, फाइन? दिस वाज़ अ कल्चरल मूवमेंट, ओके? तो ही ट्राइड टू मेक folk song and folk dance more popular among the common people to develop the nationalism. अब जो हर्टर थे ही गेव मोर एम्फोसिस ऑन द लोकल लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज। वो लैंग्वेज वर्नाकुलर लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ कि वो भाषा जो आम जनता उसको जानती है और जल्दी समझती है, आम लोगों तक वो भाषा जो है पहुँचे, ठीक है, दैट्स अ वर्नाकुलर लैंग्वेज, ओके। तो हर्डर के अकॉर्डिंग जो है लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज और फोक लियर जो है वो उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है एम्फसाइज़ करा, ठीक है। लैंग्वेज वाज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल in spreading the nationalist feeling. Vernacular language was not only used to recover the national spirit, but also to carry a modern nationalist message to the mass, large audience who were illiterate. जो देखिए लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर लोकगीत और लोक संगीत के द्वारा देश प्रेम को आगे बढ़ाया जाए तो बड़ा आसान है वो बहुत आसान है और यही काम हर्डर ने किया, ठीक है। जो जर्मन की हम बात कर रहे हैं, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर इन जर्मनी, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाय फोक सॉन्ग्स एंड फोक डांस। इतनी बात समझ में आ रही है? अदर स्टोरी ऑफ द रोमांटिक एंड द नेशनल फीलिंग जो है वो पोलैंड से है, ठीक है। अभी तक हमने जर्मन के बारे में आपको बताया, पोलैंड के बारे में सुनिए। इन केस ऑफ पोलैंड, पोलैंड वॉज विक्टिम ऑफ रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। अब थोड़ा से ध्यान करिए कि 1815 में 1815 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना साइन करा गया था। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ, पोलैंड को जो है वो नोच खसोट हो गई थी, ठीक है। जो ग्रेट पावर से रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन सब लोगों ने आपस में इसको बांट लिया था। अब पोलैंड जो था वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा क्योंकि रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में बट चुका था। बट द पीपल ऑफ पोलैंड केप्ट देयर नेशनल फीलिंग अलाइव, ठीक है, अपनी राष्ट्रीय भावना को उन्होंने जिंदा रखा। अब वो जिंदा रखने का उनका क्या तरीका था? लोकगीत, लोक संगीत, ठीक है, लोक नृत्य और भाषा। भाषा इट प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब वहाँ पोलैंड में अब एक ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने काम करा इस कल्चरल मूवमेंट में, वो थे कैरल करिपिंस्क, ओके। ही वाज अ पायनियर ऑफ द नेशनलिज्म इन पॉलिश म्यूजिक, ठीक है। जो पोलैंड में जो भाषा बोली जाती है वो पॉलिश है, ठीक है, पॉलिश म्यूजिक। ही वॉज अ रोमांटिसिस्ट and one of his country's most celebrated composer and conductor of opera. Opera क्या होता है? वो संगीत नृत्य होता है, ठीक है। संगीत बजता है, एक पूरी कहानी होती है, ठीक है। वो देश प्रेम या लोकगीत, लोक संगीत, मतलब कि वर्नाकुलर भाषा को जानने वाले भी उसको बहुत अच्छी से समझ सकते हैं, ठीक है। और पैरा, ठीक है, संगीत चलता रहता है और नृत्य चल रहा होता है या नाटक चल रहा होता है, ठीक है। उसके थ्रू जो है उन्होंने नेशनलिज्म फीलिंग को बढ़ाया। ही सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल ऑल्सो, ठीक है। नेशनल स्ट्रगल तो चल ही रहा था, पोलैंड बटा हुआ था। समझ में आ रही मेरी बात? देखो, पोलैंड जो है रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया के बीच में बटा हुआ था और ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है वो रशिया के पास था, ठीक है। और नेशनल स्ट्रगल चल रहा था। अब उनकी अपनी अब टेरिटरी नहीं थी, लोगों में बटी हुई थी। तो इस स्ट्रगल को, इस नेशनल स्ट्रगल को, अपने देश के संघर्ष को भी जो है उन्होंने किस तरह से करा? उन्होंने म्यूज़िक के थ्रू करा, ओपेरा के थ्रू करा। इसी को कल्चरल मूवमेंट कहा जा रहा है। इसी को क्या कहा जा रहा है? कल्चरल मूवमेंट। तो कैरल Krenspik जो थे, he was a pioneer in a nationalism in Polish music.
पॉलिश म्यूज़िक को उन्होंने आगे बढ़ावा दिया। अब देखेंगे कि ही सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू द ओपेरा एंड द म्यूज़िक। ठीक है, आपके स्क्रीन पे देखिए, folk dances like Polonaise and Mazurka, they became a nationalist symbol. इस लोक नृत्य को, लोकगीत को, लोक संगीत को उन्होंने इतना बढ़ावा दिया, उसके थ्रू जो है लोगों को, मास लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब कि एक करा उन्होंने कि पोलैंड जो है उनका नेशन है, उसको फिर से पाना है। कैसे संगीत, नृत्य, कल्चरल मूवमेंट था ये कल्चरल मूवमेंट था। देखिए, अब आप देखेंगे जो पोलैंड जो था, जैसे मैंने आपको बताया कि इट वाज बीइंग पार्टीशन बिटवीन द ग्रेट पावर्स ऑफ रशिया, प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया। द लार्ज पार्ट ऑफ पोलैंड जो था वो किसके पास चला गया था? रशिया के पास। द लार्ज पार्ट ऑफ पोलैंड, इट वाज अंडर द रूल ऑफ रशिया, एंड रशिया वाज डोमिनेटिंग पोलैंड वेरी बैडली। यहाँ तक कि रशिया जो था उसने क्या करा कि पोलैंड के जितने भी स्कूल्स थे ना, उसमें उन्होंने कहा भैया रशियन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, देखिए, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा हथियार होता है, भाषा बहुत बड़ा हथियार होता है, एंड इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, अभी देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि रशिया ने क्या करा कि पोलैंड के स्कूल में रशियन भाषा को कंपलसरी कर दिया। उनकी जो भाषा पॉलिश भाषा थी उस पर बैन लगा दिया कि भी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी ये। अब क्या हुआ कि एक संघर्ष की भावना तो चल ही रही थी। तो 1831 में क्या हुआ, देयर वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट रशिया, बट रशिया ने बहुत आसानी से जो है इस रिवोल्ट को चकनाचूर कर दिया, क्रश कर दिया। Language became the new weapon. Language, it became the new weapon. अब ये न्यू वेपन ऑफ व्हाट? ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। ठीक है, वो कैसे बना? जब भाषा के ऊपर अंकुश आ गया तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो बिशप्स, क्लर्गीमैन, जो चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं, क्लर्गी, ठीक है, दे ऑल gathered in the church and used the Polish language। ठीक है, पॉलिश लैंग्वेज का, भाषा का इस्तेमाल उन्होंने, जो भी प्रचार करा करते थे, जो भी वहाँ पे वो लोग अपनी बातें बताया करते थे, वो पॉलिश भाषा में करी, रशियन में नहीं करी। ठीक है, और उन्होंने आम जनता जो पोलैंड की थी उनको कन्विंस किया कि ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं रशियन भाषा में, पोलैंड के बच्चे जो है वो वहाँ पे पढ़ने दो उनको। ठीक है, और घरों में जो है आपस में आप लोग पॉलिश भाषा का इस्तेमाल करो। ठीक है, अभी डायरेक्ट देखिए वॉर वाला वो नहीं था, ये भाषा के थ्रू अब लड़ाई चल रही थी। तो जो मेनी बिशप्स एंड द क्लर्गी, दे गैदर्ड इन द चर्च एंड यूज द पॉलिश लैंग्वेज एंड कन्विंस द कॉमन पीपल ऑफ द पोलैंड टू यूज देयर लैंग्वेज। Long language, it played an important role to raise the feeling of the nationalism and to connect with the common people। ठीक है, अब इन्होंने मना कर दिया कि बिशप्स, प्रीस्ट, क्लर्गीज में ने कि हम जो है पॉलिश भाषा में करेंगे प्रीच। ठीक है, और हम किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? रशियन भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, बिशप और क्लर्गी, प्रीस्ट वगैरह को क्या करा, उठा के जेल में पटक दिया, जेल में बंद कर दिया। और भी सीवियर पनिशमेंट के लिए उन्होंने साइबेरिया भेज दिया। साइबेरिया पनिशमेंट के तौर पे क्यों भेज दिया भाई? साइबेरिया एक बहुत ठंडा इलाका है, बंदा वहाँ पे ठंड से ही मर जाए, ऑक्सीजन लेवल लो, खाना पीना नहीं, पानी नहीं। ठीक है, तो एज ए पनिशमेंट जो है बिशप्स को और क्लर्गी बैन को, जो रशियन भाषा नहीं बोल रहे थे, उनको साइबेरिया भेज दिया गया। ठीक है, अब देखिए, द यूज ऑफ द पॉलिश बिकेम द सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन। भाषा एक जबरदस्त हथियार बना। किसने हथियार बनाया इसको? पॉलिश भाषा के जानकारों ने, पोलैंड ने, किसके खिलाफ में? रशियन डोमिनेशन के खिलाफ में। तो ये कल्चरल मूवमेंट था, ये बहुत ज़बरदस्त कल्चरल मूवमेंट था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। कीप ऑन रीडिंग द एनसीईआरटी बुक। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।